सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का स्वागत है ई पाठशाला के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं उन सभी चैप्टरों में से ये चैप्टर सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर है और फिफ्थ पार्ट हम देख रहे हैं। यानी कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट पार्ट हमें देखने को मिलेगा और हम काफ़ी कुछ इसमें समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर के एंड में। अभी तक आप लोगों ने क्या समझा था, थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या बेसिक बातें पढ़ी। वैसे तो आप लोगों ने पार्ट थर्ड पढ़ा था और पार्ट थर्ड में आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े थे और वो आर्टिकल आपने पढ़े थे 12 से लेके 35 के बीच में। अभी आप लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? आप लोग जाने वाले हैं पार्ट 4 में और पार्ट 4 के अंदर अब आर्टिकल पढ़ने वाले हैं आप लोग 36 से लेके 51 के बीच में। यानी कि ये है क्या असल में, ये फंडामेंटल राइट्स के बाद हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करी गई है। अब किसी भी राज्य को चलाने के लिए कोई भी सीएम अगर अपॉइंट होके आता है तो आप खुद भी बेसिक चीज़ें सोचिए कि उसको कामकाज किस हिसाब से करने होते हैं। वही चीज़ हमारे पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में लिखे गए हैं, जिसे हम इंग्लिश में DPSP के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सिंपल शब्दों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसे समझने में कि भाई इसको कहा क्या जाता है। तो हम इसे DPSP बोल रहे हैं हम, और इसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, हम इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही चीज़ थोड़ी सी आगे जाएगी और उसके बाद एक नया टॉपिक और ऐड होगा इस पार्ट के अंदर, जिसे आप बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स टॉक विद दिस फिफ्थ पार्ट। इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। यानी कि मैंने कहा पार्ट 4 के अंदर इन सिद्धांतों से संबंधित कुछ बातें बताई गई है जो 36 से 51 के बीच में हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों, इसका मेन काम क्या है? अगर मान लीजिए किसी भी राज्य को डेवलप करना है, किसी भी राज्य को बनाना है, तो उसको बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इन सिद्धांतों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी गई है। अब वो सिद्धांत जो है पूरी तरीके से हमारे लिए किस किस प्रकार से मदद करेंगे, यानी कि वो हमें आर्थिक विभाग पे, राजनीतिक पे और उसके बाद सामाजिक विभाग पे, जितने भी लेवल पे कल्याण के काम हो सकते हैं, वेलफेयर सोसाइटी के काम हो सकते हैं, वो सारे के सारे, जीवन के स्तर को उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, ये पूरा इसका काम होता है। उसके बाद पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस यानी कि शांति है, उसको बढ़ावा देने का काम किया जाता है। हालांकि एम तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं एक नहीं कह सकता कि भाई DPSP का एग्जैक्टली यही काम है, लेकिन मेन बात है कि पूरी तरीके से जो समाज के अंदर इनइक्वालिटी फैली हुई है, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होने का काम, ये सब चीज़ें हमें DPSP में बताई जाती है। अब DPSP आप सिंपल शब्दों में समझ गए होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आपको पेपर के अंदर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे सिद्धांत जिससे किसी राज्य को चलाया जाता हो, जिन नियम और कानूनों से किसी राज्य को चलाया जाता हो, वो DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। अब दोस्तों, इसके प्रकार है, वैसे तो ये UPSC के लेवल पे है और थोड़ा सा ये NCERT में इतना मेंशन भी नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीवादी प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। यानी कि जैसे मैंने कहा ना, आर्टिकल 36 कुछ कहता होगा, 37 कुछ कहेगा, 38 कुछ कहेगा, ऐसे करते करते 51 तक ये सारे जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको लक्ष्मीकांत बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। आफ्टर 12th के बाद आपको शायद से कोई रिकमेंड करे कि लक्ष्मीकांत नाम की कोई किताब है, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि ये किताब आपके लिए बड़ी बेनिफिट होगी। इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल मायने में 36 से 51 आर्टिकल्स में किन किन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हालांकि इन 3 सिद्धांतों पे ही हम पूरी तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण कार्यों को काम करते हैं, एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सोशलिस्ट से आपको समझ में आता होगा समाज से संबंधित, इसे समाजवादी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है। इसका मेन काम होता है कि राज्य अगर अपने इलाके के अंदर किसी भी कारखाने में मजदूरी करवा रहा है या काम करवा रहा है, उसका मेन मकसद यही होगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसके बाद राइट टू वर्क सभी को दिया जाएगा। यहाँ पे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन संसाधनों का सही तरीके से होना चाहिए और धन जो है किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सिद्धांत
नाकामयाब है, ये सिद्धांत पूरी तरीके से वैलिड नहीं है, लेकिन हमने अपने संविधान में लिखा हुआ है। देखो संसाधन किसी एक के हाथ में तो नहीं है, ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि भाई जो भी रिसोर्स, पेड़ पौधे, जंगल जमीन, फल फ्रूट और राशन सभी को इक्वली मिलता रहे ताकि जीवन यापन सभी का चलता रहे। दूसरा, ऐसा तो नहीं है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। भाई देखिए समान स्थिति में, समान परिस्थिति में जो भी बंदा जो काम कर रहा होगा उसके लिए समान व्यय मिलना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए गड्ढा खोदने वाला जो मजदूर है, आप उसको एक दिन की दिहाड़ी 200 रुपये दे रहे हो, और दूसरा गड्ढा खोदने वाला मजदूर जो है आप उसे एक दिन की दिहाड़ी 250 रुपये दे रहे हो, तो इतना वेरिएशन चलेगा। लेकिन 200 की जगह एक को 500 दे रहे हो, एक को 200 दे रहे हो, तो ये पूरी तरीके से गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में सिंपल शब्दों में यही कहा गया है, जिसे आपको समाज में समझना है कि सभी को समान लाना है। तो बेसिक नियम है, सिद्धांत है, आप इन्हें समझ लेना। समानता को क्या कहते हैं, असमानता को दूर करना इसका मेन सिद्धांत है। हाँ, एक और चीज, अगर आप लोगों को हमारा ये जो भी नोट्स चाहिए, अगर चाहिए तो आप लोग पूरी तरीके से हमारे mypathshala.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। गांधीवादी प्रिंसिपल की बात करते हैं। गांधी क्या सोचते थे? गांधी की सोच तो पहले से यही थी कि 1932 से ही देश को आज़ाद कराना है, देश के बारे में सोचना है, देश के सिद्धांतों के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें होती रहती है। तो गांधीवादी सिद्धांतों को, जो गांधीवादी जिस तरीके से राज्य को चलाना चाहते थे, उसे हमने गांधीयन प्रिंसिपल में डाला है। और उसका मेन मकसद है ग्राम पंचायत का गठन करना। यानी कि पहले हमारे पास दो ही स्तर की सरकार हो रही थी, और दो स्तर में एक थी केंद्रीय स्तर पर जिसे आप सेंट्रल बोलते हैं, और दूसरी थी एक थी राज्य स्तर पर जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तीसरे लेवल की सरकार थी ही नहीं। लेकिन गांधी जी का मकसद ये था, गांधी जी का ये मानना था कि गांव ग्रामीण के जो लोग होते हैं वो हर किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमने तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट थी वो बनाई, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। और पता है आपको एनसीईआरटी में इस बार इसके ऊपर, जब आप 11th क्लास पढ़ेंगे आगे जाके, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर मेंशन करा गया है, और आपके लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो, ठीक है। तो उस पर भी आप जब आगे जाएंगे तो हम उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, दूसरा है टू इनकरेज कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री बोले तो जैसे मान लीजिए अंबानी अडानी के तो बड़े बड़े पोर्ट बंदर है, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, उससे छोटे लोगों के शेयर होल्डिंग है, किसी ने कुछ सेंसेक्स खरीद रखा है, किसी ने किसी की निफ्टी खरीद रखी है, किसी ने किसी में शेयर होल्डिंग खरीद रखी है। लेकिन छोटा किसान जो गांव में सिर्फ टोकरी बनाने का काम करता है, तो वो बंदा क्या करेगा? जो टोकरी बनाने का काम करता है तो वो बंदा क्या करेगा? इसीलिए सरकार ने, मतलब गांधीवादी सिद्धांत के तहत यह कहा गया कि गाँव के अंदर अगर कोई खेती करना चाहता है, गांव के अंदर अगर कोई मुर्गी फार्मिंग करना चाहता है, गांव के अंदर अगर कोई छोटे लेवल पे कोई काम करना चाहता है, तो सरकार को उसे प्रमोट करने की जरूरत है, सरकार को प्रमोट करना चाहिए। हालांकि अब तो लोन जैसी व्यवस्थाएं भी हो रही है, तो ये अच्छी बात है, ये चीजें हो रही है। और उसके बाद प्रोटेक्ट द वर्कर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनइक्वालिटी, कमजोर वर्ग को सामाजिक असमानता से बचाए रखना, ये मेन काम है। ऑफकोर्स सरकार करती है, हालांकि जैसे हाथरस केस हुआ था तो कमजोर वर्ग में महिला जो थी बेचारी बहुत कमजोर पड़ रही थी, सरकार का उसमें इंटरफेरेंस हुआ तो सरकार वहां पे गई। दूसरा है शराब और अन्य दवाओं का उन्मूलन करना, यानी कि किसी भी नॉर्मल लेवल गांव के अंदर अगर खुले शराब बिक रही है, तो ये तो खैर मुझे लगता है ये तो नामात्र है, हालांकि इस्लाम एरिया के अंदर ही शराब बिकती है, लेकिन सरकार ने अगर इस संविधान में लिख दी गई है और अगर ये गलत तरीके से कहीं पे हो रही है तो ऑफकोर्स इस पर एक्शन लिया जा सकता है, इस पर कोई भी मनाही नहीं है। दूसरा, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये तो है सरकार का मेन काम होता है एग्रीकल्चर को और पशुपालन को बढ़ावा देना। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो गांधीवादी सिद्धांत कहता है वो यही कहता है। अब उसके बाद बात करते हैं लिबरल प्रिंसिपल के बारे में, तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिवर्सल सिविल कोड क्या है भाइयों? इसको बोलते हैं नागरिक संहिता। मतलब एक राज्य के अंदर अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि एक राज्य के अंदर कोई काम एक नागरिक कर रहा है तो दूसरे नागरिक का भी अधिकार यही है कि उसको ये करने की जरूरत है। वो अपने नियम कायदे कानून खुद से कुछ नहीं बना सकता, ऐसा नहीं खुद ही कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज बिल्कुल गलत है, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। दूसरी बात है प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14, यानी कि 6 से 14 साल से आयु वर्ग का जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं काम, पेशा, धंधा उसके काम में ना डुबाते हुए उसको एजुकेशन देना कंपलसरी है। और यही चीज आरटीई के तहत आप देखोगे,
मतलब राइट टू एजुकेशन में क्लियर कट बोला गया। इसमें कहा गया कोई भी राज्य अगर सरकार है तो लिबरल पॉलिसी के तहत वो हमेशा 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन फ्री देगी। तो ये हो रहा है, ये तो खैर हो ही रहा है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना लिबरल पॉलिसी का मेन काम है। जब राज्य के अंदर हर किसी व्यक्ति को काम धंधा मिलता रहेगा तो शांति अपने लेवल में बनी रहेगी। दूसरा है सेपरेट जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मुझे लगता है कि ये सिद्धांत थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट इसका नहीं होगा क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी न्यायपालिका न्यायिक संस्था यानी कि जैसे कि किसी राज्य के अंदर हाई कोर्ट होता है उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और पूरी तरीके से लेजिस्लेचर विधायिका या कार्यपालिका से थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल दिस इज ऑल अबाउट डीपीएसपी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। और आई होप आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। दोस्तों इसके बारे में ना हम जब वीडियो के सेकेंड पार्ट पे 6 पार्ट पे जाएंगे ना, जब आपको डिटेल में समझाएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है, इसके बारे में कितना ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है वगैरह वगैरह। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बड़ा इन्फॉर्मेशन देके गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।